मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहा करता था। जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से लेके मेरी जवानी तक जो हमारे घर के हालात थे वो इस कदर ख़राब थे कि कभी कभी दिन में खाना होता तो रात में नहीं होता, और अगर हम लोग रात में खाना खा लेते तो दिन में खाने के लाले पड़ जाते। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मैं देखा करता था कि मेरे फादर शदीद बीमार हैं, जबकि जो मेरी मदर थी वो बहुत ज़्यादा सादा सी औरत थी और वो किसी भी तरह बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी। खैर, जब तक मैं 14 या 15 साल का हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने मुख्तलिफ लोगों से अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए बात करना शुरू की और बिला आखिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे अपने गांव के बराबर वाले गांव में चौकीदार के तौर पे नौकरी मिल गई। ये जो चौकीदारी थी ये बेसिकली एक जागीरदार थे, उनके गांव की चौकीदारी थी। जहाँ जहाँ पे गांव के अंदर उनकी प्रॉपर्टी मौजूद थी या जहाँ जहाँ पे उनके जानवर बंधे हुए थे और जो भी उनकी खेती थी, मुझे रात के औकात में उसकी रखवाली करनी थी। ये जो गांव था ये कर्नाटक से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत ही लोग सादा हुआ करते थे और ये एक टूटा फूटा सा गांव था। आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो आबादी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब क्योंकि यहाँ के जो जागीरदार थे या यहाँ के जो सरमायादार थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, तो उन्होंने मुझे अपनी नौकरी पे रख लिया था। जब शुरू शुरू में मैं वहाँ पे जाता, अपनी ड्यूटी अंजाम देता, तो मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। लेकिन हाँ, उनकी एक हवेली थी, उस हवेली के बिल्कुल बराबर में उनका एक मेहमान खाना मौजूद था। जब भी मैं उसके सामने से गुजरता या सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ से एक चक्कर लगाता तो मुझे वहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ करता था। मुझे लगता था जैसे कोई अंदर मौजूद है, किसी की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं और ये जो आवाज़ें हैं ये यकीनन किसी लड़की की या किसी औरत की आवाज़ें हैं। हालांकि जब मैं दीगर एम्प्लॉइज से या जो भी नौकर थे उनसे पूछता तो उन सब का यही कहना था कि ये जो मेहमान खाना है या जो भी गेस्ट हाउस है ये पिछले तकरीबन 15 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली है। अगर ये मेहमान खाना पिछले 15 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली था तो जब भी मैं यहाँ से गुजरा करता था तो किसी औरत के बातें करने की आवाज़ें कहाँ से आया करती थी। एक रात ऐसे ही मैं वहाँ का चक्कर लगा रहा था। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। अब क्योंकि टीन एज थी, जवानी थी, जोश था, तो जब मुझे दोबारा से वहाँ से गुजरने पे किसी लड़की की या किसी औरत की आवाज़ आने लगी तो मैं जानबूझ के वहाँ पे जाके बैठ गया। मैं उस गेस्ट हाउस के बिल्कुल बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और आज मैं सुनना चाहता था कि ये जो औरत है ये आखिर कौन औरत है और ये क्या और किससे बातें किया करती है। जैसे ही मैं उस गेस्ट हाउस की स्टेयर्स पे जाके बैठा तो मुझे अब बाकायदा 2 लड़कियों के बातें करने की आवाज़ आने लगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उनकी बातें सुन सकूं या कम से कम जान सकूं कि ये किस बारे में और क्या बातें कर रही हैं। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन उनके मुतादिद बार बातें करने के बावजूद मुझे समझ नहीं आता था कि वो किस बारे में और क्या बातें कर रही हैं। हाँ, बार बार वो अपनी बातों के दौरान जो हमारे जागीरदार थे या जिन्होंने मुझे नौकरी पे रखा था वो उनका नाम लिया करती थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैं वहीं पे बैठा रहा और जब मैं मायूस हो गया तो एकदम से उठने लगा। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा तो किसी लड़की ने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया। किसी ने एकदम से कहा कि हर्ष, रुको, कहाँ जा रहे हो। अब जैसे ही मेरे कानों से किसी नाज़रीन की, किसी लड़की की आवाज़ टकराई तो मैंने एकदम से पलट के देखा
मैंने देखा कि वो जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस की जो खिड़की है वो एकदम से खुली है और उस खिड़की के ऊपर 17 या 18 साल की बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की है जो खड़ी हुई है। वो खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। जब उसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंने तो सुना है कि जो मेहमान खाना है ये बहुत अरसे से खाली है, तो तुम भला अंदर कैसे पहुंच चुकी हो। यह सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पे रहा करती हूँ और ना मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ और ना तुम इसके अंदर आ सकते हो। ये एक अजीब सी बात थी जो मेरी समझ से बालातर थी कि आखिर ये जो लड़की जो देखने से 16-17 साल की लगती है, चले आप मान भी लें हो सकता है ये 20 साल की हो, तो 20 साल के अंदर अंदर ना ये बाहर आई है और ना ही कोई अंदर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मैंने उससे पूछा कि शायद तुम मजाक कर रही हो या तुम मुझे सही बात नहीं बताना चाहती। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसको गुस्सा आ चुका है और देखते ही देखते उसका जो मासूम कम उम्र चेहरा था, ऐसा लगा जैसे एक खौफनाक चेहरे में या एक भयानक चेहरे में तब्दील हो चुका है। देखते ही देखते उसकी जो आंखें थीं, उनकी जो आई बॉल्स थी वो सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी जो नरम और नाजुक आवाज़ थी वो एक अजीब सी मर्दाना या औरतनुमा आवाज़ में तब्दील हो चुकी थी। अब वो कहने लगी कि तेरा जो ठाकुर है उसने 20 साल पहले मुझे यहाँ पे कैद किया था, मेरी इज्जत लूटी थी और मेरी जान ले ली थी। उसने मुझे कैद तो कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ से बाहर ज़रूर निकलूंगी और एक ना एक दिन मैं अपने कत्ल होने का या मेरी इज्जत लूटने का बदला ज़रूर लूंगी। अब जो कुछ हुआ या जो कुछ उसने बताया ये कुछ सेकंड के अंदर अंदर हुआ था और ये सुनते ही एकदम से मैं पलटा और मैंने अपना मुंह आगे की तरफ किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं पलट के देखूं या वो मुझसे कोई मजीद सवाल करे या मैं उसके खौफनाक चेहरे पे मजीद गौर करूं। मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वाकई में इस गेस्ट हाउस में एक प्रेत या आत्मा रहा करती है। उसके बाद भी मुतादिद बार जब मेरा वहां से गुजर हुआ तो अक्सर वो जो आत्मा थी वो मेरा नाम लेके मुझे पुकारा करती थी और वो मुझे कहा करती थी कि इसका दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कभी जो उसका चेहरा होता था वो वैसे ही कम उम्र का मासूम चेहरा हुआ करता था और कभी जो उसका चेहरा था वो बहुत ही भयानक या खौफनाक शक्ल की औरत का चेहरा हुआ करता था। मैंने जितने अरसे भी वहाँ पे जॉब की, मेरी कोशिश होती थी कि इस गेस्ट हाउस के ना करीब जाऊं और ना ही मेरा सामना उस चुड़ैल से या उस प्रेत से हो सके। खैर जैसे जैसे टाइम गुजरा और मैं इस जगह से किसी दूसरी जगह ड्यूटी देने के लिए आया तो इत्तफाक से एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो उस गांव के बारे में या उस ठाकुर के बारे में जाना करते थे। खैर जब मैंने उनसे जिक्र किया कि जब मैं वहां पे जॉब किया करता था तो उस गेस्ट हाउस के अंदर मुझे एक औरत नजर आया करती थी। तो जो साहब थे उनकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के बराबर थी। वो कहने लगे कि वाकई में अब से तकरीबन 20 या 25 साल पहले जो वहां का जागीरदार था उसने गांव की एक लड़की से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की और जब वो बच्ची या वो लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं हुई तो उस जागीरदार ने उस लड़की को ना सिर्फ गेस्ट हाउस में कैद कर दिया बल्कि रोजाना वो उसके अंदर जाता, उसका रेप करता और मुसलसल इस तरह करने की वजह से बिलाखिर उस औरत की उसी गेस्ट हाउस में उसी के अंदर डेथ हो गई। तब से कहा जाता है कि ये जो प्रेत है, ये जो आत्मा है वहां पे नजर आती है और अक्सर लोग जब रात में यहां से गुजरा करते हैं तो वो उनका नाम लेके उनको पुकारने की कोशिश किया करती है। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं, उस गेस्ट हाउस के सामने से गुजरे तो वो जो औरत है वो आपका नाम लेगी और आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी।
मेरा नाम वकार अहमद है और मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पे काम किया करता हूँ। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ लोगों को, ख़ास तौर पे जो फीडर्स वगैरह होते हैं, उनको सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम किया करती है। तो वैसे ही मेरी जो सिक्योरिटी कंपनी थी उसने मुझे एक टास्क दिया। मुझे अपने साथ 4 लोगों को लेके, जो कि मेरे अंडर में थे, बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े गांव में जाना था। और एक बहुत बड़े फ्यूडल है जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी को संभालना था। जब ये टास्क हमें दिया गया तो हमें एडवाइस किया गया था कि आपने किसी भी तौर पे अपनी जो जिम्मेदारी है उनको सही तरीके से निभाना है और इन साहब की तरफ से किसी भी किस्म की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हालांकि जो हमारी कंपनी है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भेजती रहती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था या जहाँ पे जाके हमें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी थी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। खैर, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वैसे ही एक बहुत बड़ा सा गांव था और उन साहब के बहुत चाहने वाले थे, बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था। और अक्सर ऐसा होता कि जब हम सुबह के टाइम में उनकी सिक्योरिटी पे मामूर होते तो उनके बहुत सारे मिलने वाले, बहुत सारे गांव वाले लाइन लगा के उनसे मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हुआ करते थे। दिन के औकात में तो इस गांव में, इस एरिया में, खास तौर पे इस हवेली में बड़ी रौनक हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही रात का टाइम शुरू होता था तो ऐसा लगता था कि मगरिब होते ही इस गांव में कोई भी नहीं रहा करता। मगरिब होने के बाद मुकम्मल तौर पे सुनसान हो जाया करता था। एक अजीब सा वीरान सा माहौल था जो नजर आया करता था और ऐसा लगता था कि आप किसी गांव में नहीं, किसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब रात के औकात में अक्सर मुझे टाइम मिला करता था तो जो मेरी फैमिली थी जो कि किसी दूसरे शहर में मौजूद थी, मैं उनसे राब्ता करने के लिए अक्सर रात के औकात में फ़ोन पे बात किया करता था। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मैं अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और मैं जो हवेली थी उसके बिल्कुल बाहर की तरफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि हवेली से तकरीबन 10 या 12 मीटर के फासले पे मौजूद था। अब मेरे सामने एक बहुत लंबा सा रोड था। उस रोड के दोनों तरफ खेत ही खेत मौजूद थे और ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई नहीं रहा करता। खैर, फोन पे बात करते करते जब मेरी नज़र उस रोड की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस रोड पे कोई औरत है जो चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। अब शुरू में ऐसा ही लगा कि हो सकता है कि गांव की कोई औरत हो जो इत्तेफाक से किसी काम से बाहर निकली हो, दूसरे शहर गई हो या किसी दूसरे गांव से किसी तकरीब से वापस आ रही हो। जैसे जैसे वो जो औरत थी मेरे करीब आती चली जा रही थी, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि ये जो औरत है कुछ अजीब से अंदाज से चलती चली आ रही है। उसके जो पाँव थे वो ऐसा लग रहा था जैसे टेढ़े पाँव हैं और बजाय इसके कि वो सीधा चलती, कुछ अजीब से तरीके से वो पाँव ज़मीन पे रख रही थी। उसके चेहरे के आगे एक घूंघट पड़ा हुआ था, जैसे कि इस गांव में आमतौर पे औरतें किया करती थीं ताकि जो भी नामहरम है उनसे इनका सामना ना हो सके। इसके साथ साथ उसके जो हाथ थे, उन दोनों हाथों में सफ़ेद कलर की, आप कह सकते हैं कि दर्जनों चूड़ियाँ मौजूद थीं, जैसे कि आपने अक्सर राजस्थान में या इंडिया में इस तरह की चूड़ियाँ पहने हुए औरतों को देखा होगा। अब क्योंकि मेरा जो फोकस था वो मुकम्मल तौर पे सामने की तरफ था, लेकिन मैं क्योंकि अपनी फैमिली से, अपने बीवी बच्चों से वीडियो पे बात कर रहा था तो मुसलसल उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गर्दिश कर रही थी। इत्तफाक से खुद ब खुद मेरे मोबाइल की कॉल कटी और जैसे ही कॉल कटी तो कॉल कटने के बाद जो मेरे बीवी बच्चों की आवाज़ थी वो आना बंद हो चुकी थी। अब जैसे ही इनकी आवाज़ आना बंद हुई तो जो सामने से औरत आ रही थी उसके पाँव में से एकदम से घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रही है वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। कुछ अजीब से तरीके से चलती हुई वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी
और बिलाखिर जब वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंची तो एकदम से उसने अपना जो घूंघट था ऊपर की तरफ किया। मैं बड़ा हैरान था कि आमतौर पे जो गांव की औरतें थीं वो ना सिर्फ पर्दे का ख्याल रखा करती थीं बल्कि किसी नामहरम के सामने जाना या उससे बात करना उनके लिए क्राइम हुआ करता था। जैसे ही वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंची और उसने अपना जो घूंघट था ऊपर की तरफ उठाया तो ये देख के मेरे औसान खता हो गए। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया क्योंकि उस औरत का जो चेहरा था वो मौजूद नहीं था, बल्कि उसके चेहरे की जगह बहुत सारे घने घने बाल मौजूद थे। ना उसकी आंखें नजर आ रही थी, ना उसकी नाक मौजूद थी। कुछ अजीब सा उसका हुलिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल पीछे के बजाय आगे मौजूद हैं। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं, मैं इसको क्या बोलूं। इवन के मेरे जहन में ये भी नहीं आ रहा था कि मैं कोई आयत पढ़ लूं, कम से कम आयतुल कुर्सी पढ़ लूं। इसी दौरानिये में वो जो औरत थी उसने अपना जो हाथ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे मुंह की तरफ बढ़ाना शुरू किया। मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड था। मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसको पीछे धकेल सकूं। खैर, जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया और मेरे मुंह की तरफ अपनी उंगलियां बढ़ाई तो मैंने देखा कि उसकी जो उंगलियां हैं वो तकरीबन 3 या 4 इंच की उंगलियां हैं और उन उंगलियों पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे से नाखून मौजूद हैं। उसकी उंगलियों में जो नाखून मौजूद थे वो नाखून वो बाकायदा मेरे चेहरे पे फेरने लगी और इस कदर शदीद स्मेल थी जो उसके हाथों में से या उसकी उंगलियों में से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खून पी के आई है या कुछ कच्चे गोश्त की या कलेजी की स्मेल थी जो उसके पास से मुसलसल आ रही थी। काफी देर तक वो जो भी चुड़ैल थी या जो भी मखलूक थी ना सिर्फ मेरे मुंह पे अपनी उंगलियां या अपने नाखून फेरती रही बल्कि उसके मुंह से, जो कि नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुर्राने की तो कुछ अजीब सी आवाजें हैं जो निकल रही हैं। इसी दौरानिये में इत्तफाक से जो हवेली थी उसका एकदम से दरवाजा खुला और जैसे ही हवेली का दरवाजा खुला तो मेरी जान में जान आई। मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वही साहब जिनके यहाँ पे हमें सिक्योरिटी अंजाम देनी थी वो अपनी गाड़ी लेके बाहर निकले हैं और जब उन्होंने मुझे वहां पे खड़ा हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो। अब जब मैंने उस तरफ देखा जहां पे औरत खड़ी हुई थी तो वहां पे अब ना कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। खैर, मैंने जैसे तैसे हाँफते कांपते उनको बताया कि अभी यहाँ पे एक औरत मौजूद थी जो कि यहाँ पे ना सिर्फ खड़ी हुई थी बल्कि मेरे मुंह पे अपनी उंगलियां और नाखून फेर रही थी। तो ये सुन के वो कहने लगे कि भाईजान, कोशिश किया करें कि आप रात के टाइम में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, बाहर की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारे जो गांव है, ख़ास तौर पे जो रास्ता है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पे इस तरह की चुड़ैलें या डायनें मौजूद हुआ करती हैं। और ये अभी की बात नहीं है। कहा जाता है कि पिछले 300-350 सालों से इस गांव के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो रोड वाला हिस्सा है, यहाँ पे ना सिर्फ चुड़ैलें नज़र आया करती हैं बल्कि कुछ लोग इनको डायन का नाम दिया करते हैं। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि गए वक्तों में इन डायनों ने बहुत सारे बच्चों का ना सिर्फ खून पिया है बल्कि उनको अपने वालिदैन से या अपने घर वालों से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ये सुनने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बाल बाल बचा लिया है। खैर, उसके बाद जितने भी अरसे मैंने वहाँ पे ड्यूटी अंजाम दी तो मेरी कोशिश होती थी कि कम से कम अकेले उस हवेली से बाहर ना निकलूं।